एमपी में एक तीर से दो निशाने लगाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। टंटिया मामा की जन्मस्थली पर आदिवासियों को करेंगे संबोधित। चुनाव में जनता को लुभाने की करेंगे कोशिश। बुंदेलखंड की जनता को सौगात देंगे सीएम योगी। आज सिंचाई योजनाओं और आईटीआई भवन का करेंगे शिलान्यास। अधिकारियों से विकास कार्यों का भी लेंगे जायजा। असम सीमा विवाद को लेकर बड़ी चिंता। मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज अमित शाह से करेगा मुलाकात। सीबीआई जांच की मांग करेगा। आज होगी छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक। सीएम बघेल करेंगे अध्यक्षता। आरक्षण मसले पर अहम फैसला ले सकती है सरकार। झारखंड की सत्ता पर बीजेपी की नजर। पलामू में आज दिखेगा बीजेपी का आक्रोश। सांसद बीडी राम ने हेमंत सरकार को बताया विफल। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज आ सकता है आदेश। कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया गया है केस। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक। व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। फीफा कप में आज भी खेले जाएंगे 4 मुकाबले। पहले मुकाबले में बेल्जियम से होगा कनाडा का सामना। आज कश्मीर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार। मैदानी इलाके में गिरेगा पारा। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में हुंकार की, हिमंता के बयान पर मचे बवाल की, जानेंगे गुजरात में कैसे फंस गई बीजेपी, चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या की टिप्पणी, बात करेंगे आदित्य ठाकरे की नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात की, ममता सरकार के बड़े ऐलान की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गरीबों पर सबसे ज्यादा टैक्स की मार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर नाराज सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार से कहा फाइल दिखाओ, बताओ कैसे हुई अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति। बिहार में कभी भी आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का हो सकता है ऐलान। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सबसे आगे। लालू ने सिद्दीकी और जगदानंद दोनों को बुलाया दिल्ली। असम मेघालय सीमा पर हुए टकराव का मामला पहुंचा दिल्ली। असम ने केंद्र सरकार से की पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। टकराव में मेघालय के 5 ग्रामीणों की चली गई थी जान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 92 अंकों की तेजी के साथ 61,511 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 23 अंकों की तेजी के साथ 18,267 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन के ब्रेक पर थी और आज यानी 23 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई और मध्य प्रदेश में यात्रा का अलग अंदाज से स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की धमाकेदार एंट्री ने एक बार फिर विरोधियों के होश उड़ा दिए। तो कैसा रहा मध्य प्रदेश में यात्रा का पहला दिन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज यात्रा फिर शुरू हुई और यात्रियों में दोगुना उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ सबसे खास बात थी कि मध्य प्रदेश की जनता में भी यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रदेश की जनता को भी यात्रा का बेसब्री से इंतजार था। राज्य में राहुल गांधी और यात्रियों का स्वागत तिलक करके किया गया। वहीं प्रदेश में पहुंचते ही राहुल गांधी ने विरोधियों पर बरसते हुए जहां उन्हें चुनौती दी, तो वहीं देशवासियों को संदेश भी दिया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3,600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगी। इसके साथ ही यात्रा की औपचारिक शुरुआत के मौके पर राहुल ने सभा में कहा कि उनकी यात्रा देश में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के माहौल के खिलाफ है। राहुल ने मोदी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा बीजेपी सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब ये डर अच्छी तरह से फैल जाता है तो वो इसे हिंसा में बदल देती है।
वहीं राहुल ने आज की यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें राहुल ने लिखा है कि देश से डर, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर हम न्याय का हिंदुस्तान बनाएंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होती हुई मध्य प्रदेश पहुंच गई है और इस तिरंगे को श्रीनगर में लहराने से हमें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बता दें कि यात्रा जलगांव जामोद के जसोंधी गांव से होते हुए बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में पहुंची। सुबह सेंट जेवियर स्कूल पहुंचने के बाद यात्रा ने विश्राम किया। शाम 4 बजे यात्रा दोबारा शुरू हुई और ट्रांसपोर्ट नगर में एक सभा रखी गई, जिसके बाद झिरीज में यात्री रात को आराम करेंगे। बता दें कि आज प्रदेश में यात्रा का शानदार स्वागत हुआ और भारी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि ये यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होने से पहले 12 दिन तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल से गुजरेगी। यात्रा के पहले ही राहुल मध्य प्रदेश से विरोधियों पर जमकर बरसे और पूरे देश को संकेत दिया। राहुल गांधी की हुंकार से बीजेपी खेमे में बेचैनी मची हुई है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही है, जिससे बौखलाई बीजेपी की तरफ से अब बेतुके बयान भी दिए जा रहे हैं। और अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के ऐसे ही एक बयान ने बवाल मचा दिया है। पीएम मोदी अतरंगी कपड़े पहने तो बीजेपी फैशन बताती है। पीएम मोदी लंबी दाढ़ी रखें तो बीजेपी समय की कमी बताती है। लेकिन जब राहुल गांधी ऐसा करें तो बीजेपी के नेता बेतुके बयान दे जाते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा में बिजी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अंदाज को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसे लेकर कांग्रेस भड़क उठी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, यही वो व्यक्ति है जो कांग्रेस नेताओं का पैर पकड़ता था, उनको शर्म आनी चाहिए। आज वो जो भी है वो कांग्रेस की वजह से है। दरअसल दिग्विजय सिंह उस टिप्पणी को लेकर भड़के हैं जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी। गुजरात में एक रैली में उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। इसी बयान पर राजनीति में घमासान छिड़ा है। अलका लामा ने कहा कि अच्छा हुआ जब हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल ने हिमंता की बजाय अपने वफादार कुत्ते को ज्यादा तरजीह दी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, इनका बयान सुनकर बीजेपी पर हंसने का मन होता है। कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना नीचे गिरेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से इनके होश उड़ गए हैं। उनके नेता ने भी हाल ही में दाढ़ी बढ़ाई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अब कांग्रेस के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर बीजेपी को घेर रहे हैं, जिससे वो बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि वो कांग्रेस के सवालों पर क्या जवाब देती है। असम के सीएम अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है जो उसके बयानों में दिख रही है। वैसे बीजेपी इन दिनों गुजरात में भी बौखलाई हुई है, क्योंकि उसके अपने ही राज्य में उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो कितनी सीटों पर बीजेपी के बागियों ने फंसाया उसे मुश्किल में, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जीत के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में 2.5 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई दिख रही हैं। बीजेपी के लिए लगातार 7वीं बार राज्य की सत्ता में वापसी करना बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस मुश्किल को और बढ़ा दिया है बागियों ने। राज्य में बीजेपी को बागियों की नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है। हालांकि पार्टी आलाकमान ने बागियों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई है। और अब दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की कुल 182 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के नेता ही लड़ रहे हैं। इन नेताओं को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय पर टिकट काटा तो फिर इन नेताओं ने निर्दलीय और दूसरी पार्टी से ताल ठोक दी, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि पार्टी को उम्मीद थी कि वो इन्हें मनाने में कामयाब होगी और बागियों की नाराजगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद पार्टी को मजबूरन बागियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना पड़ा और पार्टी ने पहले 7 और फिर 12 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया, जिससे पार्टी की स्थिति राज्य में कमजोर बनी हुई है। और ये बागी ही बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश बागियों का अपने क्षेत्र में पार्टी संगठन पर भी जबरदस्त प्रभाव है, जिससे बीजेपी उम्मीदवार को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और बीजेपी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि बागियों से नुकसान होता है, और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का है। बीजेपी इसी नुकसान से डरी हुई है, लेकिन अब पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। बीजेपी ने पहले 7 और फिर 12 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया, क्योंकि पार्टी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि पार्टी नेता टिकट बंटवारे में मनमानी से नाराज हैं। वैसे नाराज तो सुप्रीम कोर्ट भी है केंद्र सरकार से, और कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिस पर सरकार घिर गई है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखेंगे रिपोर्ट में। चुनाव आयुक्त के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।
मंगलवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट की कोशिश है कि वो एक सिस्टम तैयार करें जिससे बेस्ट मैन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के नाजुक कंधों पर भारी शक्तियां निहित कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दिवंगत टी.एन. शेषन जैसे मजबूत चरित्र का व्यक्ति देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बने। पीठ ने कहा कि अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, लेकिन टी.एन. शेषन एक ही है। सवाल है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुनें और कैसे नियुक्त करें। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार शामिल हैं। केंद्र की ओर से मामले में पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमणी ने कहा, महत्वपूर्ण यह है कि हम एक अच्छी प्रक्रिया बनाएं ताकि योग्यता के अलावा मजबूत चरित्र के किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती है और उनके विचार से सरकार भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध नहीं करेगी, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 2018 को शीर्ष अदालत ने सीईसी और ईसी के चयन के लिए कोलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आधिकारिक निर्णय के लिए 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। 17 नवंबर को केंद्र सरकार ने सीईसी और ईसी के चयन के लिए कोलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं का जोरदार विरोध किया था और कहा था कि इस तरह की कोई भी कोशिश संविधान में संशोधन करने जैसा है। आपको बता दें कि 2004 में कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में इस बात को भी उठाया। कोर्ट ने कहा कि 2004 के बाद से किसी भी सीईसी ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान 6 सीईसी थे और एनडीए सरकार के 8 सालों में 8 सीईसी हुए हैं। सीईसी की नियुक्ति पर अदालत ने कहा कि वो ये नहीं कह सकती कि वो असहाय है और कुछ भी नहीं कर सकती है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ईसी और सीईसी की नियुक्ति की वर्तमान संरचना से अलग हो। चुनाव आयुक्त के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आगामी चुनाव के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है। वैसे चुनावों की तैयारी में तो इन दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी लगे हुए हैं और आज वो नीतीश और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे। तो क्या है इस मुलाकात के मायने, जानेंगे रिपोर्ट में। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है और ये दावा है उद्धव ठाकरे गुट का। उद्धव गुट इसको लेकर राज्य में एक्शन में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए उद्धव गुट राज्य में काफी सक्रिय है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। साथ ही वो राज्य के सीएम नीतीश कुमार से राम राम करना नहीं भूले। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहली बार तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। देश के सभी युवाओं को एक साथ आना चाहिए। हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको उठाना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आदित्य का दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने आदित्य ठाकरे को लालू यादव की जीवनी पर लिखी किताब भेंट की। इस दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई भी मौजूद रहे। पटना में मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो पहली बार पटना आए हैं। मेरी तेजस्वी यादव के साथ अच्छी दोस्ती है। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र भी लगभग बराबर है। देश के मुद्दों को लेकर हमारी सोच एक जैसी है, इसलिए ये दोस्ती लंबी चलने वाली है। आदित्य और तेजस्वी की मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में काफी खास है, क्योंकि राज्य में बिहार के रहने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है और ये लोग कई सीटों पर जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार से जुड़े लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए आदित्य ने अपना पहला दांव चल दिया है। साथ ही आदित्य को उम्मीद है कि ये मुलाकात आने वाले बीएमसी चुनावों में उनके हक में काम करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारी प्रवासियों को साधने के लिए की गई है। अब उनकी ये मुलाकात कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आदित्य ठाकरे बिहारी वोटर्स को साधने की कोशिश में हैं, तो वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी वोटर्स की संख्या बढ़ाने की जुगत में लग गई हैं, जिसके लिए सीएम ममता बांग्लादेशियों पर मेहरबान हो गई हैं। तो क्या है ममता का ऐलान, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार से टकराने को तैयार दिख रही हैं। बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर ममता ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी, उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में शरणार्थियों को जमीन के पट्टे देते हुए ममता ने कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से अपना सब कुछ गंवाकर यहाँ आए हैं। मार्च 1971 तक आए हुए लोग कानूनी रूप से भारत के नागरिक हैं।
नागरिक होने के बाद भी उनसे कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ममता ने कहा कि अगर वे देश के नागरिक नहीं हैं, तो बिना नागरिक बने वोट कैसे दे रहे हैं? देश की सरकार को वो लोग कैसे चुन रहे हैं? शरणार्थियों के पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है और आधार कार्ड सब कुछ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस किसी शरणार्थी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो अपना नाम शामिल कराएं। वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। बांग्लादेशी शरणार्थी मतदान केंद्र पर जाएं और व्यक्तिगत रूप से देखें कि आपका नाम शामिल है, जिससे एनआरसी लागू करने की आड़ में डिटेंशन कैंप में भेजे जाने से वो लोग बच सकें। ममता ने इस दौरान केंद्र पर आरोप लगाया कि वो बंगाल को फंड नहीं दे रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है क्योंकि केंद्र हमें खाद नहीं दे रहा। ममता ने केंद्र सरकार पर गरीबों की जमीन छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि फ्लाईओवर रेल के बहाने लोगों को बिना किसी मुआवजे से बेदखल कर दिया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना मुआवजा दिए या पुनर्वास किए गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर से खाली नहीं होने दिया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गरीबों पर पड़ने वाली टैक्स की मार की। मोदी सरकार गरीबों की मदद का दावा करती है। इस बात का जमकर प्रचार किया जाता है कि गरीबों के फायदे के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, लेकिन गरीबों पर ही सबसे ज्यादा टैक्स की मार भी पड़ती है। और ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है, जिसमें सरकार से सवाल किया गया है कि उसकी नजर में गरीबी की परिभाषा क्या है। सरकार की नजर में गरीबी की परिभाषा क्या है? 2.5 लाख से ज्यादा कमाने वाला अमीर और 8 लाख तक का कमाने वाला गरीब। दरअसल सवर्ण आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में इसे लेकर तमिलनाडु के किसान कुन्नूर श्रीनिवासन ने याचिका लगाई है। श्रीनिवासन ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 7,99,999 रुपए कमाने वाला सवर्ण गरीब है, उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार 2,50,001 रुपए कमाने वाले से इनकम टैक्स की वसूली कर रही है। 8 लाख से कम कमाने वाला सवर्ण अगर गरीब है तो फिर दूसरे वर्ग का व्यक्ति भी गरीब ही होगा। शिक्षा और दूसरे क्षेत्र में समाज का दूसरा वर्ग पहले ही पिछड़ा हुआ है और नया नियम उनके अधिकारों को और सीमित कर रहा है। श्रीनिवासन ने कहा कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रोस इनकम का स्लैब 8 लाख रुपए तय कर दिया है, तो फिर फाइनेंस एक्ट 2022 के संबंधित प्रावधानों को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी साबित कर दिया है कि 8 लाख से कम सालाना आय वाले लोग गरीब हैं। ऐसे लोगों से इनकम टैक्स वसूलना ठीक नहीं है। ऐसे गरीब लोगों से सरकार को टैक्स वसूली बंद कर देना चाहिए। गरीबों से टैक्स लेना उनके साथ ज्यादती है। दरअसल 2014 में अंतिम बार इनकम टैक्स के लिए बेसिक एग्जैक्शन लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई थी। इसके बाद हर बार बजट सत्र से पहले इस लिमिट को आगे बढ़ाने की मांग होती है, लेकिन सरकार ने 2014 के बाद से इनकम टैक्स की लिमिट में बदलाव नहीं किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ